आयरन मैन से रिलेटेड कुछ फैन थ्योरीज में ये बताया जा रहा है कि कैंग हो सकता है टोनी का डिसेंडेंट हो, लेकिन वही कॉमिक्स को देखा जाए तो कैंग रीड रिचर्ड्स का सन होता है। लेकिन अब जब डिज्नी ने फॉक्स स्टूडियोज को खरीद लिया है तो हो सकता है कैंग की ब्लड लाइन चेंज हो जाए, क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैंग का ओरिजिन भी चेंज कर दिया गया है, जिसके बाद हो सकता है कैंग और आयरन मैन रिलेटेड हो। सो चलो इसी थ्योरी के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिटकॉन। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 6 में पहली मूवी हमको फैंटास्टिक 4 देखने को मिलेगी, और फैंटास्टिक 4 के कैरेक्टर्स का सेटअप धीरे धीरे कुछ दूसरी मूवीज में हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि रीड रिचर्ड्स को ऑलरेडी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाया गया है। लेकिन फैंटास्टिक 4 फैंस के बीच उतना ज्यादा फेमस नहीं है जितना आयरन मैन और बाकी के एवेंजर्स हैं। तो इस बात का पूरा सेंस बनेगा कि कैंग को रीड रिचर्ड्स का डिसेंडेंट ना दिखा के टोनी का डिसेंडेंट दिखाया जाए। और एवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क की बेटी मॉर्गन स्टार्क को ऑलरेडी दिखाया जा चुका है, जो इस बात को कंफर्म कर देता है कि टोनी की ब्लड लाइन आगे कंटिन्यू होगी। एवेंजर्स एंड गेम में मॉर्गन स्टार्क ही एक रीजन होती है टोनी के वापस से वॉर में ना जाने की। टोनी फाइनली अपनी फैमिली के साथ सेटल्ड होता है और वो वॉर में जाकर रिस्क नहीं लेना चाहता था, लेकिन टोनी बाद में एक बार फिर से वापस आता है और अपने इंटेलिजेंस का यूज करके टाइम मशीन का इन्वेंशन करता है। कैंग भी कॉमिक्स में बहुत स्मार्ट होता है और उसको मास्टर ऑफ टाइम कहा जाता है। वो टाइम में कंटिन्यूसली ट्रेवल करता रहता है और अपने दुश्मनों का सफाया करता रहता है, जिससे टाइम लाइन पर उसकी पकड़ बनी रहे। और टोनी स्टार्क ने ओरिजिनली टाइम ट्रेवल को इन्वेंट किया था, लेकिन मुझे लगता है कि टोनी ने पूरी कोशिश की होगी कि टाइम ट्रेवलिंग टेक्नोलॉजी गलत हाथों में ना पड़े। इसीलिए अगर कोई टोनी के डेटाबेस में देख सकता है तो वो उसका डिसेंडेंट ही होगा, जो फ्यूचर को बिलोंग करता है, और मोस्ट प्रोबेबली वो कैंग ही है। उसने टाइम ट्रेवलिंग टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा रिफाइन कर लिया है, क्योंकि 31st सेंचुरी में पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज करके किए गए इनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करना आसान होगा, और वो भी एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू। और यहाँ एक और कनेक्शन है जो लोकी सीरीज से रिलेटेड है। टोनी ने जब टाइम ट्रेवलिंग टेक को इन्वेंट किया था तो उस मॉडल का नाम उसने मोबियस स्ट्रिप रखा था, और टीवीए में लोकी के साथ काम करने वाले एम्प्लॉय का नाम भी मोबियस था। तो हो सकता है कैंग ने मोबियस का नाम टाइम ट्रेवलिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर रखा हो, और आगे चल के टोनी के बनाए हुए वेपन्स और टेक को यंग एवेंजर्स यूज करेंगे, या फिर ये कहें कि एवेंजर्स की जो लेगेसी होगी वो फ्यूचर में यंग एवेंजर्स ही कैरी करेंगे। फेज 4 में हर एक बड़े एवेंजर के साथ एक नया एवेंजर इंट्रोड्यूस किया गया है, और आगे कुछ और यंग एवेंजर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कॉमिक्स में यंग एवेंजर्स की टीम तब बनी थी जब ओल्ड एवेंजर्स की टीम डिसबैंड हो गई थी और वो सब अपने अपने रास्ते चले गए थे, जैसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी हो रहा है कि सारे एवेंजर्स अलग अलग रास्ते चले गए हैं। कॉमिक्स में कैंग का एक टीनेजर वेरिएंट जो अभी इवल नहीं बना होता है, वो टाइम ट्रेवल करके टाइम में पीछे जाता है और पुराने एवेंजर्स की टीम को रिप्लेस करने के लिए वो एक यंग एवेंजर्स की टीम बनाता है, और अपनी सुपर हीरो पर्सनैलिटी का नाम वो आयरन लैड रख लेता है। तो हो सकता है कैंग को अपने पूर्वजों के बारे में पता हो और वो भी आयरन मैन की तरह एक सुपर हीरो बनना चाहता हो, तो इसीलिए उसने अपने को आयरन लैड से कॉल किया। हमने एवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क की बेटी मॉर्गन स्टार्क का सूट को लेकर पैशन भी देखा था। और फिर अगर हम कैंग के टेक को देखें जो लोकी सीरीज में दिखाए जा रहे थे, तो वो भी वाइब्रेनियम से बने होते हैं, बिल्कुल जैसे एंड गेम में आयरन मैन का सूट वाइब्रेनियम को यूज करके नैनो टेक से बना था। और ही हू रिमेन्स जो रिस्टबैंड डिवाइस यूज करता है वो टोनी के टाइम ट्रेवलिंग टेक से काफी रिजेंबल करता है। और फिर आती है मिस मिनट्स, जो एक बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड एआई है जिसकी फुल कैपेबिलिटीज अभी भी एक मिस्ट्री है। टोनी स्टार्क ने भी अपना पहला एआई कॉलेज में बना लिया था, और फिर उसके बाद कुछ और एआई भी बनाए जैसे फ्राइडे और कैरन। लेकिन आई थिंक मोस्टली कैंग ने टोनी की पर्सनैलिटी को इनहेरिट किया है, क्योंकि लोकी के लास्ट एपिसोड में ही हू रिमेन्स अपने अलग अलग वेरिएंट्स के बारे में बता रहा होता है, तो कोई भी आसानी से बता सकता है कि वो नार्सिसिस्ट होता है, जीनियस बिलियनर प्लेबॉय फिलैंथ्रोपिस्ट, जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है और खुद को सबसे बेटर समझता है। उसको दूसरों से कोई मतलब नहीं रहता और वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखता है। टोनी स्टार्क भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो कभी किसी की नहीं सुनता, जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जैसे उसने ब्रूस के मना करने के बाद भी अल्ट्रॉन को बनाया, और फिर अल्ट्रॉन एक काफी डेंजरस विलेन बन के सामने आया। अगर अल्ट्रॉन विजन की बॉडी पे कब्जा कर लेता तो उसको रोकना क्लोज टू इम्पॉसिबल होता। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर व्हाट इफ का एक एपिसोड भी बेस्ड है, जिसमें अल्ट्रॉन विजन के साथ फ्यूज करने के बाद पूरे मल्टीवर्स के लिविंग बींग्स को एंड करने पर तुला था। इन सब बातों को सम अप करें तो हम कैंग और टोनी के बीच काफी रिजेंबलेंस देख सकते हैं, क्योंकि दोनों की पर्सनैलिटीज काफी मैच करती हैं। और फ्यूचर में मार्वल कैंग के रिलेशन को एमसीयू में चेंज कर देगा, कॉमिक्स को ना फॉलो करते हुए। और हो सकता है कैंग के ओरिजिन और एंसेस्टर्स के बारे में लोकी के दूसरे सीजन में पता चले, और बहुत ही हाई चांसेस है कि आयरन मैन को कैंग के एंसेस्टर की तरह दिखाया जाए। तुम्हारे क्या थॉट्स है इस थ्योरी को लेके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब ये वाली वीडियो देखो जिसमें मैंने आयरन मैन के रिटर्न की थ्योरी के ऊपर बात की है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।